रिश्ते ओ चुके बेटा। हर जगह तुमने अपने सामान बिखर कर रखा हुआ है। अरे बेटा, कम से कम अपनी किताब निकालते समय तो थोड़ा ध्यान दिया करो। पता है, सुबह से तीसरी बार मैं ये तुम्हारी बुक सिर्फ ठीक कर रही हूँ। प्लीज बेटा, थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो। वैसे भी कल से ये सब कहते कहते ना जाने किस सोच में डूब गई रचना। ये लो भाई, जो तुमने मंगवाया था मैंने वो सब कुछ लाया हूँ बाजार से। अब बस तुम्हारा केक बनाने का सामान बचा है, जो मैं शाम को जब अनुराग की किताबें लेने जाऊंगा तब लेता आऊंगा, क्योंकि वो केक शॉप उसी रास्ते में पड़ती है ना। अरे ये क्या, मैंने अभी अभी डाइनिंग टेबल पे साफ की थी, आपने ये गंदा थैला इस पे रखकर फिर से गंदी कर दी। एक लंबी सांस भरते हुए रचना बोली, एक तो आप वैसे भी घर का कोई खास काम करते नहीं हो, और जो थोड़ा बहुत करते भी हो वो भी कल से बिल्कुल बंद हो जाएगा। कल से तो आप एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर नहीं पी पाओगे, मगर आज तो थोड़ा हाथ बटा लीजिए मेरा। ये कहते हुए तेज हो गई रचना की आवाज। घर का सारा काम निपटाकर रचना शाम को फिर से जल्दी ही खाना की तैयारी में लग गई। आज रचना ने खाने में सारी चीजें केतकी जी यानी कि रचना की सास की पसंद की बनाई थी। आलू गोभी और बैगन के भरते से लेकर गाजर का हलवा और लौकी की बर्फी बनाई थी। उसने एक नई चीज जो रचना के हाथ से बनी हुई केतकी जी को पहली बार खाने वाली थी, वो रचना द्वारा बनाया गया था, पाइनएप्पल केक। रचना को पता था कि उसकी सास को पाइनएप्पल बहुत पसंद है, तो बस इसलिए उसने उसके लिए केक में भी पाइनएप्पल फ्लेवर ही चुना। वैसे तो रचना की सास कानपुर में ही रहती थी, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें दिल्ली शहर का माहौल, मौसम और मिजाज तीनों ही सूट नहीं करते, मगर फिर भी वो बेचारी अपने बेटे के मुंह में साल से 2 साल या 3 बार यहाँ खींची चली आती थी। दीपा की प्राइवेट नौकरी की भागों में उसको छुट्टी कम ही मिल पाती थी, और फिर इधर उनके बेटे चीकू और अनुराग का स्कूल, कराटे क्लास में उसकी ट्यूशन क्लासेस हो, बस इसी के बीच में चाहकर वे बड़ी ही मुश्किल से किसी तीज त्योहार पे ही कानपुर जाने के लिए 2 या 4 दिन का समय निकाल पाते थे। मम्मा, दादी जी आ गई। चीकू की आवाज कानों में पड़ते ही रचना ने अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को, बालों को ठीक करने पे अपने माथों पे बिंदिया हाथ लगाते हुए अपने सिर पे दुपट्टा लिया और फुर्ती से बाहर आ गई, जहाँ केतकी जी अपने बेटे दीपक के साथ बस अभी स्टेशन से आकर खड़ी हुई थी। रचना ने सबसे पहले अपनी सासू माँ, हाँ इसी संबोधन से बुलाती थी रचना उन्हें, के हाथ से उनका ट्रेवलिंग बैग लिया और उनके पैर छुए। इस पर केतकी जी ने उसे खुश रहे का आशीर्वाद दिया और फिर बड़े जोश के साथ अपने पोते चीकू को गले लगा लिया। सासू माँ सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई। रचना ने केतकी जी के सामने मेज पे पानी का गिलास और गाजर का हलवा रखते हुए अपनी सास से पूछा, हेलो, हाँ बहन नमस्ते, दिल्ली पहुंच गई हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ दीदी कैसी हो? हाँ अच्छा ठीक हूँ, मैं कल आराम से बात करती हूँ। हाँ बस हाथ पैर धोकर खाना ही खाऊंगी। ठीक है दीदी नमस्ते। केतकी जी अपनी बड़ी बहन को इंटा से रहती थी, को अपना सुकुल दिल्ली पहुंचते ही खबर देकर फोन रख दिया। केतकी जी के पति अपनी जवानी से ही कोई खास काम ना नहीं करते थे, यहाँ तक कि केतकी जी उनके बेटे दीपक को भी जीवन यापन की सारी जिम्मेदारी उनके पिता यानी दीपक के नाना जी ने ही उठा रखी थी। मगर पिछले साल उनके निधन के साथ ही केतकी जी एवं उनके पति का ये सहारा भी खत्म हो गया था। तब से दीपक हर महीने केतकी जी के अकाउंट में खर्च के रुपए पैसा डाल दिया करता है, बल्कि दीपक से ज्यादा खर्च तो अपनी सासू माँ एवं ससुर जी पे ही रचना ही कर दिया करती थी। एक तो रचना की ट्यूशन को अर्जित हुई आय एवं सभी मायका पक्ष उसके पर्सनल अकाउंट को भी कभी खाली नहीं होने देते थे। रचना वाली प्रकार के केतकी जी की आर्थिक समस्या को समझते हुए हमेशा अपनी समर्थ से अधिक करने का प्रयास करती। रचना एक अच्छे परिवार से आई हुई थी, एक पढ़ी लिखी समझदार एवं सुलझे हुए व्यक्ति की स्त्री है। आज केतकी जी अपने बेटे बहू के पास दिल्ली आए हुए पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था, और बीते हुए इस हफ्ते में कम से कम रचना को 4 या 5 बार तो उसने भोजन को लेकर खरी खोटी सुना चुकी थी। उन्हें लगता था कि रचना बहुत ही आराम पे प्रस्त जिंदगी जी रही है, क्योंकि उनके अनुसार उनका बेटा तो बेचारा सुबह से ऑफिस चला जाता है और रचना घर में मालकिन बनकर सारा दिन बैठे बैठे खूब खाती है और एक काम भी नहीं करती। क्योंकि इस बार केतकी जी को उसकी सबसे पसंदीदा चीज यहाँ तो देखने को मिली थी, वो वाली काम वाली बाई, जिसे केतकी जी को सख्त परहेज था। बर्तन झाड़ू पोछा से लेकर कपड़े तक धोने का सारा काम यहाँ तो काम वाली ही करती है, जबकि रचना का बढ़ते हुए वजन की वजह से तो कुछ और ही थी। मगर वो केतकी जी की एक बात को चुपचाप सुन लेती थी। शादी के इतने साल बीत जाने पे भी रचना ने कभी अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं दिया था।
तो फिर अब इतने सालों बाद वो कुछ भी कहकर अभी तक अपना किया हुआ सब कुछ खत्म नहीं करना चाहती थी। केतकी जी रचना को बात बात पे रोकती टोकती थी। उसके द्वारा किए गए हर एक अच्छे से अच्छे काम में किसी कमी निकालना जैसे उनकी पुरानी आदत बन गई थी। वैसे इसमें जितना गलती केतकी जी की थी उससे कहीं ज़्यादा गलती शायद रत्ना की भी थी, क्योंकि कहते हैं ना, गलत करने से ज़्यादा दोषी होता है गलत को सहने वाला, और फिर पलट कर जवाब देने वाली तो कोई बात नहीं होती। अरे बस आपको सही को सही और गलत को गलत ही कहता है ना। लेकिन एक बार रचना ने शायद इसी सोच के साथ अपनी सासू माँ के सामने सही को सही और गलत को गलत कह दिया था, और फिर जो भूचाल आया था शायद उसे पनपने वाले डर से ही कभी रचना को केतकी जी के सामने सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं करने दी और नहीं बोली। अरे भाई, आज कोई उठेगा भी नहीं। अरे सूरज देखो कहाँ चढ़ाया है, और आज तो मेरा बेटा बेचारा बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चला गया है, और तो मेरा पोता ही बेचारा खुद को ब्रेड और जैसे लेके स्कूल चला गया है। केतकी जी ने अपनी करकती आवाज से कहा। उन्होंने एक साथ कई बर्तन पटके, जिसकी आवाज से रचना हड़बड़ा कर नींद से जागी और फुर्ती से दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकलकर सॉरी सासू माँ बोलते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई। दरअसल रचना को माइग्रेन की दिक्कत है, जो उसके जरा सा भी रूटीन चेंज होते ही हिट करता है, और सबसे ज़्यादा इससे उसे सोने और उठने के समय में परिवर्तन उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो हुआ यह कि केतकी जी को लगातार 5 दिन सुबह से 4 से 5 बजे तक पूरे 1 घंटा भजन गाने, और उसके लिए उन्होंने रचना को भी अपने साथ सुबह सुबह उठकर नहा धोकर बैठने की हिदायत दी है। और हालांकि रचना ने उन्हें माइग्रेन वाले बात को बताई थी, जिस पर केतकी जी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार की, अरे माइग्रेन क्या होता है, और फिर जवानी में कैसा दर्द अर्द। इसके आगे उसके सामने ना रचना पलटकर कुछ बोल पाई, ना ही स्वयं उसका बेटा दीपक को ही उसने कुछ कह सका, जिसका भुगतान आज लगातार 3 दिन से माइग्रेन पेन के झेलने के बाद रचना ने अपनी सासू माँ की खरी खोटी सुनकर किया। आज सुबह जानबूझकर दीपक और चीकू दोनों ही रचना को जल्दी नहीं जगाया था, बस यही सोचकर कि शायद उसे इस तरह दर्द में थोड़ा आराम मिले। जबकि दीपक सुबह अपनी माँ को ये बातें खुद बताकर गया था, मगर उन्होंने इस बात को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया और उसकी बात नहीं समझी। केतकी जी आज पूरा दिन मुंह फुलाए ही रही, और फिर शाम को दीपक के ऑफिस से आते ही केतकी जी ने अपना वही पुराना राग अपना शुरू कर दिया। वह तो जवानी में कितना घर का काम किया करती थी, और उन्होंने तो अपनी सास के साथ साथ अपनी दादी सास की भरपूर सेवा की थी। और एक उनका हमेशा का डायलॉग की, कितने लीटर तेल तो दीपक की दादी मालिश में लगा गया। वैसे ये तेल वाली बात सुनकर थोड़ी सी हंसी तो आती थी कि कितने लीटर तेल, लेकिन इस समय हंसने वाली सिचुएशन तो ना उसकी बहू रचना की थी और ना उसके बेटे दीपक की। हाँ, उनका पोता चीकू जरूर अपनी माँ से कितनी लीटर तेल पूछकर हंस पड़ा, जिसपे रचना ने उसे आंखें दिखा दी। केतकी जी बस धारा प्रवाह बोलती जा रही थी, और फिर ना जाने कैसे आज दीपक के मुंह से वो शायद गलती से भी निकल गया कि माँ, रचना कितना कुछ करती है आपके लिए, तन से मन से और धन से भी, मगर आप बस दीपक का इतना ही कहना हुआ कि केतकी जी की आंखें से अभी तक निकलती हुई ज्वाला लावा बनकर फूट पड़ी। उनकी आंखें बह निकली। केतकी जी खूब चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी, जिस पर दीपक के साथ साथ रचना और चीकू भी दौड़ उनके पास आ गए उन्हें चुप कराने के लिए। इस पर केतकी जी ने अपनी बहू रचना को बड़ी जोर से डॉक्टर झिड़क दिया, जिसके बाद दीपक खुद के खुद वहां से पीछे हट गया। तभी चीकू रचना से कहने पर दौड़कर किचन से पानी का गिलास ले आया। उसने बड़े ही प्यार से अपनी दादी को पानी का गिलास पीने के लिए पकड़ाया, जिस पे केतकी जी जीने से चीकू को जोर से अपने सीने से लगा लिया और फिर से रोने लग गई। और कुछ देर बाद ही केतकी जी ने यह फरमान जारी कर दिया कि वो कल सुबह ही कानपुर जा रही है, और फिर वो अपने कमरे में सोने चली गई। वैसे तो आज की रात केतकी जी की आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी, और अभी उन्हें अपनी बात कहना था। अपने दुख को बांटने के लिए एक शख्स का ख्याल आया तो अपनी एंटा वाली बड़ी बहन। उन्होंने फटाफट अपने सिरहाने में रखा हुआ चश्मा उठाया, उन्हें अपने लगाकर बड़ी बहन का नंबर अपने मोबाइल से डायल किया। एक बार तो उनकी बड़ी बहन ने फोन उठाया ही नहीं, चाहे रात ज़्यादा हो जाने के कारण हुई सो चुकी थी। मगर जब केतकी जी ने उनका नंबर दोबारा डायल किया तो 3 घंटिया के बाद ही
उधर से फोन उठाया। बहन नमस्ते। नमस्ते। इतनी रात को क्या हुआ केतकी, सब ठीक है ना? दूसरी तरफ से केतकी जी की बड़ी बहन का इतना पूछना हुआ कि केतकी जी की आंखों से एक बार फिर भर आई। उन्होंने नम आंखों से ही कहा, सिसकते उन्हें अपनी आज की पूरी आप बीती सुना दी। अरे आज तक तो बहू की पराई थी दीदी, मगर आज तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा अपना बेटा पराया होगा। इतना कहते कहते सबकने लगी केतकी जी। देखो केतकी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि ये तुम्हारा घरेलू मामला है, मगर बहन जहाँ तक रचना को जानती हूँ वो दिन की बुरी नहीं है। और फिर जब तुम खुद ही अपनी बहू को पराया पराया कह रही हो तो फिर तुम उससे अपने आपन की उम्मीद कैसे कर सकती हो? बाकी रही माइग्रेन की बात तो हाँ, उसका दर्द तो सचमुच भरा ही है, भयंकर होता है। अरे अपनी वो सरला है ना, रमेश भैया की लड़की, उसे यही बीमारी है, बेचारी बहुत दुखी रहती है। और ये मेरे पड़ोस की किशोर की बीवी भैया, ये तो हफ्ते में 4 दिन सिर पकड़कर पड़ी रहती है और घर का सारा काम उसकी बूढ़ी सास ही करती है। और फिर केतकी, तुम अभी कोई ऐसा बुढ़ापा तो नहीं आया, हाथ पैर तो चल रहा है। अरे बच्चे के पास गई हो तो उन्हें भी थोड़ा सुख दो और खुद की हंसी खुशी से और सुकून से अपना समय बिताओ मेरी बहन। अच्छा चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है, मैं तुमसे कल इस बारे में बात करती हूँ। इतना कहकर उधर से फोन कट गया। अब केतकी जी का मन कुछ हल्का तो जरूर हो गया था, मगर उसकी रात अभी भी भारी थी। अभी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते तो प्लीज़ कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।